everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today we are going to start fresh chapter, that is oxidative phosphorylation, and in this chapter we will discuss 5 important topics. First one is the electron transfer reactions in mitochondria, second one is the mechanism of ATP synthesis, third one is the regulation of oxidative phosphorylation, fourth one is the mitochondrial genes, their origin and the effects of mutations, and fifth one is the role of mitochondria in apoptosis and oxidative stress. And this chapter we are going to start with the electron transfer reactions in mitochondria. So today we are going to discuss about the electron transfer reactions in mitochondria. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience, and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is oxidative phosphorylation. So what is oxidative phosphorylation? सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. वो कौन कौन से हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. कौन कौन है? फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, second one is what? second one is citric acid cycle, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं या TCA साइकिल भी बोलते हैं. एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज what? it is oxidative phosphorylation. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अब सवाल ये है कि इन तीनों स्टेप्स में होते क्या हैं. ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस इज द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट. सो ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं. कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं? 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं. ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है. वहीं पे अगर पाइरुवेट की अगर बात करें तो इट इज 3 कार्बन कंपाउंड. सो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं. फर्स्ट वन इज द NADH एंड सेकेंड वन इज द ATP. ATP डायरेक्टली यूज हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी करेंसी है. सो ये वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में डायरेक्टली यूज हो जाते हैं. सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम A कन्वर्ट हो जाते हैं. किस चीज में? ऑक्सीजन में. सो एसिटाइल को एंजाइम A में 2 कार्बन होते हैं और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. सो सिट्रिक एसिड साइकिल से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाते हैं. किस चीज का? ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम A कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं. पाइरुवेट जब एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं क्योंकि पाइरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है और एसिटाइल को एंजाइम A 2 कार्बन का कंपाउंड है. तो 3 कार्बन में से 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम A के फॉर्म में रह जाता है. अब ये एसिटाइल को एंजाइम A कहाँ इंटर करेगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और ये 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा. सो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों की रिक्वायरमेंट है. और सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब सिट्रिक एसिड साइकिल होता है तो एक साइकिल में सिट्रिक एसिड साइकिल का एक साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 GTP या ATP की
फॉर्मेशन होता है। अगेन यहाँ पे भी एटीपी या जीटीपी जो है, क्योंकि एनर्जी करेंसी है एटीपी, सो ये डायरेक्ट सेल के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये NADH एंड FADH2 का क्या होगा। NADH एंड FADH2 इज अ रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये क्या है, ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में है। सो फिर से ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए NAD+ की रिक्वायरमेंट होगी, FAD की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये क्या होता है, रीजनरेट होता है। NAD+ हो चाहे FAD हो, ये क्या होता है, रीजनरेट होता है। अब ये जो रीजनरेशन है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। रीजनरेट कैसे होगा, जब इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, साथ में प्रोटॉन को कंज्यूम करके ये क्या बनाता है, वाटर का फॉर्मेशन कराता है। अब सवाल यह है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक डायरेक्टली जाता है? नो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तक डायरेक्टली नहीं जाता। यहाँ पे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। और इसमें टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या पर्पस है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पर्पस है NAD+ एंड FAD को रीजनरेट करना, और NAD+ एंड FAD को रीजनरेट करने में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन तक जाता है बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या होता है, डाउन हिल प्रोसेस होते हैं। और डाउन हिल प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे फ्री एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, फ्री एनर्जी रिलीज होता है, और इस फ्री एनर्जी का जो रिलीज होता है इससे प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है। सपोज दैट दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है एंड ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो जो ये फ्री एनर्जी रिलीज होता है उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। मीन्स मैट्रिक्स से कहाँ जाएगा प्रोटॉन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और जब ये प्रोटॉन का मूवमेंट होगा तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो प्रोटॉन, जिसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के फॉर्म में होते हैं, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज करता, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है ADP के फॉस्फोराइलेशन में, और ATP का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। किस में होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। वहीं पे अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में और
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। सो यहाँ पे NAD+ का रीजनरेशन कैसे होता है? एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली ग्लाइकोलिसिस होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी नहीं होता है। सो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा NADH बनता है उसका रीजनरेशन कैसे होता है? उसका रीजनरेशन होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। एंड फर्मेंटेशन दो तरह के होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन द फर्मेंटेशन लेक्चर। सो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन कन्वर्ज होता है फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिलता जुलता एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। सो यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या होगा? एनर्जी सोर्स क्या होगा? सनलाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एनर्जी सोर्स होते हैं वो सनलाइट होते हैं, और सनलाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज के वहां पे क्या बनता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं। और सिमिलरली प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज होता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन किस में होगा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, मींस प्लांट्स में होंगे। टुगेदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन account for most of the ATP synthesized by most organisms most of the time. So this is the overview of oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होते हैं। इट मीन्स कि फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा? प्लांट्स में होगा। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है एंड कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे लोकेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें होता क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? वाटर से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं NADH, क्योंकि ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। NADH एंड FADH2 यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन को देता है। वहीं पे अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा NADP+, और NADP+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? NADPH। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? इट इज NADPH। वहीं पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या है? NADH एंड FADH2। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर विथ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय NADH एंड FADH2 एंड इट अकर्स इक्वली वेल इन लाइट और डार्कनेस। वहीं पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन विथ NADP+ एज अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी ऑफ लाइट। इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कुछ सिमिलरिटीज है, और 3 इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज है।
पहला सिमिलरिटीज क्या है, बोथ प्रोसेसेस, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो या फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो थ्रू ए चेन ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड कैरियर्स, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड कैरियर्स के थ्रू होते हैं। दिस इज फर्स्ट सिमिलरिटी। सेकेंड सिमिलरिटी की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है डाउनहिल, उससे एनर्जी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन को क्या करता है, प्रमोट करता है, मेडिएट करता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन को मेडिएट करता है, जिससे क्या बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है तो उस एनर्जी से एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है और ये क्या बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द सेकेंड सिमिलरिटी। थर्ड सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ट्रांस membrane flow of protons down their concentration gradient, so specific protein channels provide free energy for the synthesis of ATP। और दोनों में चाहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो या फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, वहां पे ATP सिंथेज काम करता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर लोकेशन की बात करें, साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन यूकैरियोट्स, इनको डिस्कवर किए थे यूजिंग केनेडी एंड अल्बर्ट लेरिंजर इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों की बहुत ही खास बातें हैं। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इट इज ए फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें चैनल होता है। आउटर मेम्ब्रेन में चैनल होते हैं जिसको बोलते हैं पोरीन्स, और इसी पोरीन चैनल की वजह से ही आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। और ये पोरीन्स क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इवन बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सो पोरीन्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। वहीं पे इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। इवन प्रोटॉन भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, प्रोटॉन्स भी इसके थ्रू पास नहीं कर सकता है। मीन्स इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और ये इम्परमिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेशलाइज्ड लिपिड होते हैं जिसको कार्डियोलिपिन बोलते हैं। सो इनर मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है और कार्डियोलिपिन की वजह से ये इम्परमिएबल होता है इवन फॉर प्रोटॉन्स। इनर मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। और एक इनफोल्डिंग है तो उसको क्रिस्टा बोलते हैं। सो इसका काम क्या है इनफोल्डिंग का, इसका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने का काम करता है इनफोल्डिंग। क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। और ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में होते हैं और टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा ADP ATP ट्रांसलोकेज भी प्रेजेंट होता है। ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है जिसमें F0 F1 पार्टिकल होते हैं। इनके अलावा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है तो क्या इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंसेस पास नहीं कर सकता है, कर सकता। वही सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वही सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर। बेस्ट एग्जांपल क्या है? पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पाइरूवेट ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है क्या? पाइरूवेट। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस बॉन्ड होते हैं उसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं और उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है? पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। मींस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स के भी ऑक्सीडेशन होते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स सारे का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसके अलावा इनमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम 70S होते हैं, डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा एटीपी, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। एंड देन बहुत सारे सॉल्युबल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल में NAD प्लस और FMN या FAD पे जो इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या होते हैं? NADH FADH2 फॉर्मेशन होता है बाई ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इससे जो NAD प्लस और FMN या FAD रीजनरेट करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा किसको? रेस्पिरेटरी चेन को। रेस्पिरेटरी चेन से सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड कैरियर्स में जाता है एंड देन अल्टीमेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और साइमल्टेनियसली प्रोटॉन को कंज्यूम करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे हमें बेसिकली फोकस करना है रेस्पिरेटरी चेन पे कि रेस्पिरेटरी चेन में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी चेन में जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की अगर बात करें तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सेकंड वन इज द फ्लैवोप्रोटीन्स, थर्ड वन इज द यूबिक्विनोन जो कि हाइड्रोफोबिक क्विनोन है, फोर्थ वन इज द साइटोक्रोम एंड फिफ्थ वन इज द आयरन सल्फर प्रोटीन। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज साइटोक्रोम एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, ये दोनों के दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। क्या है? ये दोनों के दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है। दोनों के दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स है बट दोनों में डिफरेंसेस है। साइटोक्रोम में जो आयरन होता है ये आयरन हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आयरन सल्फर प्रोटीन में जो आयरन होता है ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में नहीं बल्कि ये सल्फर से एसोसिएटेड होते हैं। किससे एसोसिएटेड होते हैं? सल्फर से एसोसिएटेड होते हैं। सो पहले हम आते हैं NAD दैट इज निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड लिंक डिहाइड्रोजिनेजेस कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग जनरल टाइप्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD that is nicotinamide adenine dinucleotide। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में NAD प्लस के फॉर्म में होगा एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में NADH होगा। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा दैट इज NAD प्लस होगा। सो वहां पे इस नाइट्रोजन पे क्या होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं। अब ये जो NAD प्लस है ये NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेके क्या बनाता है? NADH
और H+। यहाँ पे इसके रिंग में सिर्फ एक ही जगह खाली रहता है हाइड्रोजन के एकोमोडेट करने का, और क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन इसके रिंग से अटैच होता है और एक प्रोटॉन क्या होता है सॉल्यूशन में होते हैं। सो रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट से NAD+ क्या करता है इलेक्ट्रॉन लेता है और सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है और खुद NADH और H+ में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली NADP+ की अगर बात करें तो ये रिड्यूस सबस्ट्रेट से क्या लेता है इलेक्ट्रॉन लेता है और ये सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करता है और खुद NADPH और H+ में कन्वर्ट होता है। एंड मोस्ट डिहाइड्रोजिनेजेज जो कैटाबोलिज्म में वर्क करते हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर NAD+ एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मींस जो कैटाबोलिक रिएक्शंस में रिड्यूस्ड कोई एंजाइम में जो डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं वो NAD+ एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पेसिफिक होता है। और ये जो NAD+ होते हैं NAD+ एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डिहाइड्रोजिनेजेस ये कुछ साइटोसोल में भी होता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, बट स्टिल अदर्स हैव माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोसोलिक आइसोजाइम्स। मींस कुछ डिहाइड्रोजिनेजेस साइटोसोल में होते हैं, कुछ डिहाइड्रोजिनेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बट कुछ डिहाइड्रोजिनेजेस ऐसे होते हैं जिनके आइसोजाइम्स होते हैं और एक आइसोजाइम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा आइसोजाइम प्रेजेंट होता है साइटोसोल में। जो NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं इसका काम क्या है, ये सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करता है रिमूव करता है। मींस ये जो NAD+ है ये सबस्ट्रेट से क्या करेगा हाइड्रोजन लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा और सबस्ट्रेट को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा। सो NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेजेस क्या करता है सबस्ट्रेट से 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करता है रिमूव करता है और 1 हाइड्रोजन एटम हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है टू NAD+ और दूसरा सॉल्यूशन में या मीडियम में रिलीज होता है एज ए H+। NADH एंड NADPH आर वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये एसोसिएट होता है रिवर्सिबली विद द डिहाइड्रोजिनेजेज। NADH एंड NADPH जो होते हैं वो किस तरह के कैरियर हैं, वो वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और ये डिहाइड्रोजिनेजेस से रिवर्सिबली एसोसिएट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो NADH कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैटाबोलिक रिएक्शंस टू द पॉइंट ऑफ एंट्री टू द रेस्पिरेटरी चेन द NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स and NADPH generally supplies electrons to anabolic reaction। So यहाँ पे 2 क्लियर कट डिफरेंसेस है। जो NADH होते हैं ये NADH कैटाबोलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पे अगर NADPH की अगर बात करें तो NADPH एनाबोलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। Cells maintain separate pool of NADPH and NADH with different redox potential and this is accomplished by holding ratio of reduced form to oxidized form relatively high for NADPH and relatively low for NADH। Neither NADH nor NADPH can cross the inner mitochondrial membrane। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इन दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं करता है, लेकिन जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनडायरेक्टली मेम्ब्रेन के अक्रॉस शटल करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD and NADP एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD+। NAD+ में एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होती है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट 340 नैनोमोलर। इनकी एब्जॉर्प्शन पीक होती है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है ये 260 nm पर होता है, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 340 नैनोमीटर पर होता है। अब सवाल यह है कि इसमें एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है एडेनिन है, क्या है एडेनिन है। एंड दूसरी बात ये जो ग्रुप है इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है रिजोनेंस स्टेबिलाइज होता है और इस रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन की वजह से ही इसमें यूवी एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होती है। सो 260 nm पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का एब्जॉर्प्शन पीक होगा, 340 पे रिड्यूस्ड फॉर्म का एब्जॉर्प्शन पीक होगा, दैट इज यूवी एब्जॉर्प्शन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर की अगर बात करें तो इट इज फ्लैवोप्रोटीन्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैवोप्रोटीन FAD एंड FMN। FAD is flavin adenine dinucleotide, FMN is flavin mononucleotide।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड रिंग होता है जिसको बोलते हैं आइसोएलोक्साजिन रिंग। क्या बोलते हैं? आइसोएलोक्साजिन रिंग। और फ्लैवोप्रोटीन्स चाहे एफएडी हो या एफएमएन हो, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफएमएन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफएडी। फ्लैवोप्रोटीन्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत ही टाइटली बट समटाइम्स कोवैलेंटली भी होता है। इसमें क्या होता है? फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चाहे वो एफएमएन हो या एफएडी हो। सो फ्लैवोप्रोटीन्स में टाइटली या समटाइम्स कोवैलेंटली बॉन्ड फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चाहे वो एफएमएन हो या फिर एफएडी हो। जो ऑक्सीडाइज्ड फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सो फ्लैवोप्रोटीन की अगर बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है, चाहे वो एफएमएन हो या एफएडी हो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो सेमी क्यूनोन फॉर्म देता है, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एफएडीएच2 या एफएमएनएच2 फॉर्म देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स बिकॉज फ्लैवोप्रोटीन्स हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये उस प्रोटीन पे डिपेंड करता है जिसके साथ वो एसोसिएटेड होता है। सो फ्लैवोप्रोटीन का फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस प्रोटीन पे जिसके साथ वो एसोसिएटेड होता है। And local interaction with functional groups in the protein distort the electron orbitals in the flavin ring, changing the relative stabilities of oxidized and reduced form. And relevant standard reduction potential is therefore of particular flavoprotein, not that of isolated FAD या FMN. So जो standard reduction potential होते हैं वो FAD या FMN का नहीं होता है, वो फ्लैवोप्रोटीन particular फ्लैवोप्रोटीन का होता है, क्योंकि फ्लैवोप्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, उसी पे डिपेंड करता है किस चीज का? फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड का रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लैविन न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो इट इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द फ्लैवोप्रोटीन्स एक्टिव साइट rather than a reactant or product in the electron transfer reaction. Because flavoproteins can participate in either 1 or 2 electron transfer, क्योंकि फ्लैवोप्रोटीन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए दे कैन सर्व एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन रिएक्शंस इन विच 2 electrons are donated as in dehydrogenation and those in which only 1 electron is accepted as in the reduction of quinone to a thiamine. मीन्स कि फ्लैवोप्रोटीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए दे सर्व एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रिएक्शंस इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनडायरेक्टली। सो फ्लैवोप्रोटीन्स ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर सकता है। इट मीन्स कि इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर की अगर बात करें तो इट इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन को कोएंजाइम Q भी बोलते हैं या फिर सिंपली Q भी बोलते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन भी 2 फॉर्म में हो गए, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, फुल्ली रिड्यूस्ड एंड सेमी क्विनोन रेडिकल। सो यूबिक्विनोन की अगर बात करें तो इज लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन, लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें लॉन्ग आइसोप्रिनॉइड साइड चेन होते हैं। दिस इज द लॉन्ग आइसोप्रिनॉइड साइड चेन। सो ये लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन है जिसमें लॉन्ग आइसोप्रिनॉइड साइड चेन होते हैं। यूबिक्विनोन से रिलेटेड
क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं एंड बैक्टीरिया में होते हैं। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में जो यूबिक्विनोन से रिलेटेड होता है उसको प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। बैक्टीरिया में जो होता है उसको मेनाक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनाक्विनोन बोलते हैं। और दीज टू क्विनोन प्ले एनालोगस रोल टू दैट ऑफ यूबिक्विनोन कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेम्ब्रेन एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। यूबिक्विनोन की अगर बात करें तो यूबिक्विनोन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सेमीक्विनोन रेडिकल बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यूबिक्विनोन बनाता है। इट मीन्स कि यूबिक्विनोन की अगर बात करें तो यूबिक्विनोन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर सकता है। मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। इट मीन्स कि ये 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। सो फ्लैवोप्रोटीन की तरह यूबिक्विनोन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में जंक्शन का काम करता है। सो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लैवोप्रोटीन्स। फ्लैवोप्रोटीन्स में क्या होगा? FAD होगा या FMN होगा। फ्लैवोप्रोटीन्स या फिर यूबिक्विनोन, ये 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो कि इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में इंटरमीडिएट या जंक्शन का काम करता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज यूबिक्विनोन इज बोथ स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक। यूबिक्विनोन क्या होता है? स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए ये लिपिड बाइलेयर में फ्रीली डिफ्यूजिबल करता है ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फ्रीली डिफ्यूजिबल करता है विद इन द लिपिड बाइलेयर। दूसरा, कंसर्टल रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बिटवीन अदर लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्योंकि ये मोबाइल है, ये डिफ्यूजिबल है, तो लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के बीच में ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को क्या करेगा? शटल करेगा। सो दिस इज द यूबिक्विनोन जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड है। एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बनाएगा? सेमीक्विनोन रेडिकल। और ये सेमीक्विनोन रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन लेके फिर से क्या बनाएगा? यूबिक्विनोन जो कि फुल्ली रिड्यूस्ड है। सो जो फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड यूबिक्विनोन है वो पहले किस चीज में कन्वर्ट होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेमीक्विनोन रेडिकल में। और सेमीक्विनोन रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये यूबिक्विनोन जो कि फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में है कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज इट कैरीज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कपलिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो टू प्रोटॉन मूवमेंट। मीन्स यूबिक्विनोन की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही कैरी नहीं करता है, प्रोटॉन भी कैरी करता है। और इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में। सो फ्लैवोप्रोटीन्स की अगर बात करें तो फ्लैवोप्रोटीन्स की एक खास बात है, ये जंक्शन का काम करता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन यूबिक्विनोन की 2 खास बातें हैं। एक खास बात तो ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में क्या करता है? जंक्शन का काम करता है। और दूसरा, यूबिक्विनोन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन को कैरी करने की कैपेबिलिटी है। मीन्स यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है, ये प्रोटॉन को भी कैरी करता है। This is all about यूबिक्विनोन। So this is the PYQ जो कि गेट एक्सेल में आया हुआ है, गेट एक्सेल लैब साइंस। So क्वेश्चन क्या करा? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या कोफैक्टर्स इन्वॉल्व इन बोथ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला NAD, NADP जो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। NAD, FAD, FAD तो कैरी करता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दोनों, लेकिन NAD सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। हीम एंड FMN, हीम एंड FMN की बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में इन्वॉल्व होता है। कोएंजाइम Q एंड FMN ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द साइटोक्रोम। साइटोक्रोम की अगर बात करें तो साइटोक्रोम ऐसा प्रोटीन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होते हैं विजिबल लाइट में। अब ये क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन क्यों शो करता है? साइटोक्रोम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है विजिबल लाइट में? NAD+ का जो हमने एब्जॉर्प्शन देखा था वो यूवी एब्जॉर्प्शन था। क्या था? यूवी एब्जॉर्प्शन था। जो ऑक्सीडाइज था वो 260 nm
nm पे था, जो रिड्यूस था वो 340 nm पे था। लेकिन जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम का जो एब्जॉर्प्शन है वो विजिबल लाइट पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज साइटोक्रोम में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या बोलते हैं? हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दैट हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप इज आयरन कंटेनिंग हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 3 क्लासेस ऑफ साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। On these 3 cytochromes are distinguished by differences in their light absorption spectrum. किस चीज में? Light absorption spectrum. And each type of cytochrome in its reduced state, that is Fe+3 state, has 3 absorption bands in visible range. मीन्स जितने भी साइटोक्रोम हैं, चाहे साइटोक्रोम ए हो या बी हो या सी हो, रिड्यूस्ड स्टेट में 3 बैंड दिखेंगे विजिबल रेंज में। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। जो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड फॉर्म इज द ब्लू लाइन। सो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पीक, दिस इज द सेकंड पीक एंड दिस इज द थर्ड पीक। सो जितने भी साइटोक्रोम है रिड्यूस्ड स्टेट में 3 पीक दिखते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 1 पीक दिखते हैं। रिड्यूस्ड स्टेट में कितने पीक दिखेंगे? 3 पीक दिखेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड जो होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड की अगर बात करें, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रिलेटिव लाइट एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है अल्फा का। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड इज नियर 600 नैनोमीटर इन टाइप ए साइटोक्रोम, 560 नैनोमीटर इन टाइप बी एंड टाइप सी में 550 नैनोमीटर होता है। मींस ईच टाइप ऑफ साइटोक्रोम का जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड होगा वो क्या होगा? साइटोक्रोम ए में 600 नैनोमीटर के नियर होगा, टाइप बी में 560 नैनोमीटर के नियर होगा एंड टाइप सी में 550 नैनोमीटर के नियर बाई होगा। और ये किसका है? साइटोक्रोम सी का है। और साइटोक्रोम सी में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड है वो कहाँ पे है? नियर 550 nm। सो दिस इज द 550 nm के पास में क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड है। So to distinguish among closely related cytochromes of one type, exact absorption maximum is sometimes used in names, that is cytochrome B562। टाइप बी का कितना है? नियर 560, तो इसलिए इसको 562 लिखते हैं। हीम को फैक्टर की अगर बात करें ए एंड बी साइटोक्रोम का, इट इज टाइटली बट नॉट कोवैलेंटली बॉन्ड टू देयर एसोसिएटेड प्रोटीन। ए एंड बी साइटोक्रोम का जो हीम को फैक्टर है वो कोवैलेंटली बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन बहुत ही टाइटली बॉन्ड होता है। फ्लेवोप्रोटीन्स की तरह ही जो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हीम आयरन का, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन पे डिपेंड करता है जिस प्रोटीन के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं। मींस फ्लेवोप्रोटीन्स की तरह साइटोक्रोम का भी रिडक्शन पोटेंशियल हीम आयरन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है उस प्रोटीन के साथ जिसके साथ वो एसोसिएटेड होता है। साइटोक्रोम ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी एंड सम ऑफ द टाइप सी आर इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मींस ए टाइप का साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम बी एंड कुछ टाइप सी साइटोक्रोम जो होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज साइटोक्रोम सी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम सी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इट इज सॉल्युबल प्रोटीन जो कि एसोसिएटेड होता है किसके साथ? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। और वो इंटरेक्शन कैसे होता है? वो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। एंड दिस इज द फिगर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। ये बी टाइप साइटोक्रोम है, ये सी टाइप साइटोक्रोम है एंड ये ए टाइप साइटोक्रोम है एंड दिस इज द हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करें तो चाहे कोई भी साइटोक्रोम हो, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं उसमें 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। दिस इज द 1 रिंग, दिस इज 2 सेकंड रिंग, दिस इज द 3rd रिंग एंड दिस इज द 4th रिंग। और ये चारों रिंग
जो 5 मेंबर रिंग है, ये चारों रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोरफायरिन। अब ये जो पोरफायरिन है, ईच रिंग का नाइट्रोजन ये आयरन के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। क्या होता है, आयरन के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर की अगर बात करें तो इट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन की अगर बात करें तो इनको डिस्कवर किए थे हेलमट बिनर्ट ने। इसकी खास बात क्या है, इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है वो हीम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो आयरन प्रेजेंट होता है ये सिस के सल्फर रेजिड्यू के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिस रेजिड्यू के सल्फर, सिस अमाइनो एसिड के सल्फर के साथ क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, ये आयरन सल्फर प्लस सेंटर के फॉर्म में होते हैं, और ये आयरन सल्फर सेंटर सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। सिंपल की अगर बात करें तो सिंपल में एक आयरन होगा जिसमें सल्फर 4 सल्फर से कोऑर्डिनेटेड रहता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा आयरन एटम होते हैं जो कि सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या, सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा आयरन होते हैं जो सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सो ऑल आर, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दे आर आयरन सल्फर सेंटर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको रिस के आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन में क्या होता है, इस आयरन के साथ सिस रेजिड्यू का सल्फर के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन जो रिस के आयरन सल्फर प्रोटीन है, रिस के आयरन सल्फर प्रोटीन में एक आयरन एटम जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है 2 हिस रेजिड्यू से rather than 2 सिस रेजिड्यू। 2 हिस्टीडीन रेजिड्यू से कोऑर्डिनेटेड होता है, सिस्टीन रेजिड्यू से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। सिस्टीन रेजिड्यू से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। ये एक आयरन एटम जो होता है वो 2 हिस रेजिड्यू से कोऑर्डिनेटेड होता है, और इनकी डिस्कवरी किए थे जॉन एस रिस्क, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा रिस्क के आयरन सल्फर प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। All iron sulfur proteins participate in one electron transfer in which one iron atom of the iron sulfur cluster is oxidized or reduced। मीन्स जितने भी आयरन सल्फर प्रोटीन है ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। At least 8 iron sulfur protein function in mitochondrial electron transfer। Mitochondrial electron transfer में at least 8 iron sulfur proteins function करते हैं। Reduction potential of iron sulfur protein varies from 0.65 volt to minus 0.65 volt to minus 0.45 volt depending upon the microenvironment of iron within the protein and overall reaction catalyzed by mitochondrial respiratory chain। Electrons move from NADH, succinate or some other primary electron donor through flavoproteins, ubiquinone, iron sulfur proteins, cytochromes and finally to oxygen। बट सवाल यहाँ पे ये है कि इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, फ्लैवोप्रोटीन्स, यूबिक्विनोन, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, साइटोक्रोम एंड फाइनली ऑक्सीजन। सो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का सीक्वेंस क्या होता है, उस सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 मेथड्स यूज किया गया है। फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। मींस फर्स्ट मेथड में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो सेकेंड मेथड में इंटायर चेन को, मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन जो है उसके इंटायर चेन ऑफ कैरियर्स को रिड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटली। और वो कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन सोर्स तो प्रोवाइड करके उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, ऑक्सीजन बाद में प्रोवाइड करते हैं। थर्ड मेथड की अगर बात करें तो थर्ड मेथड में हम इनहिबिटर यूज करते हैं।
वैसे इन एजेंट्स यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनहिबिट करता है थ्रू द चेन और उस एजेंट्स को कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं विद द मेजरमेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ईच कैरियर। सो अब इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड में एक्सपेरिमेंटली इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का क्या डिटरमाइन करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सपोज दैट रिडक्शन पोटेंशियल हाई है एंड दिस रिडक्शन पोटेंशियल इज लो। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात करें तो अगर सपोज दैट हाई रिडक्शन पोटेंशियल है एंड लो रिडक्शन पोटेंशियल है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की टेंडेंसी लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की जो टेंडेंसी होगी वो लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ होगा। सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कैरियर्स ऑफ लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑर्डर ऑफ कैरियर्स डिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं सारे का क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी होगी। और इस बेसिस पे जो सीक्वेंस डिटरमाइन हुआ है, पहले क्या रहेगा NADH, देन Q, देन साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड देन ऑक्सीजन। सो NADH की अगर बात करें तो NADH का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या होगा, लो होगा। वहीं पे साइटोक्रोम A3 की बात करें तो साइटोक्रोम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या होगा, हाई होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो फंक्शनली अरेंज होते हैं किस चीज में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो NADH का सबसे कम होगा एंड देन इससे ज्यादा होगा किसका, Q का, दैट इज कोएंजाइम Q, देन साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, देन ऑक्सीजन, एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटली, कोई जरूरी नहीं है कि सेल्स में भी वही हो, क्योंकि सेल्स में जो कंसंट्रेशन होता है इन चीजों का वो इक्वल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही सेलुलर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देन सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटली। सपोज दैट कि यहाँ पे एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या है, NADH है, कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है। सो इस सिस्टम में सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बट ऑक्सीजन एब्सेंट है यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन सोर्स, इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देते हैं एंड देन सडनली यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड करेंगे तो जो जब सबसे ज्यादा रिड्यूस है वो सबसे ज्यादा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है साइटोक्रोम A3 का है, देन A का है, देन C का है, C1, B, Q एंड NADH। NADH का जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे लो है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है किसको, ऑक्सीजन को। सो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही फास्ट वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा किसको, ऑक्सीजन को। और इसको मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकली और इस बेसिस पे भी ऑर्डर क्या आया, सेम आया, दैट इज NADH, Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड ऑक्सीजन। एंड द नेक्स्ट and the third last method to determine the sequence of electron carriers is the agents that inhibit the
इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द चेन। अब यहाँ पे 3 तरह के एजेंट यूज किए। पहला रोटेनॉन, जब रोटेनॉन यूज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो इनहिबिट हो गया बिटवीन NADH एंड कोएंजाइम Q। एंटीमाइसिन A यूज किया तो BC1 के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। वहीं पे साइनाइड यूज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो इनहिबिट हो गया साइटोक्रोम A3 टू द ऑक्सीजन। सो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनहिबिटर के रिगार्डिंग, रोटेनॉन, एंटीमाइसिन A, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो रोटेनॉन कहाँ पे इनहिबिट करता है, NADH एंड Q के बीच में। एंटीमाइसिन A कहाँ पे इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम BC1। एंड साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम A3 टू द ऑक्सीजन। So this is all about oxidative phosphorylation and electron transport chain, and in my next lecture we will discuss in detail about the mitochondrial electron transport chain। Mitochondrial electron transport chain की अगर बात करें तो इसमें टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, और इन चारों कॉम्प्लेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.